Good morning students, welcome to Agriculture Vision. Today we are having a class of English grammar in which we will study about prepositions. So, what is a preposition? Let's define. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि preposition होता क्या है. देखिए preposition जो है वो एक वर्ड आया है परी और दूसरा आया है पोजीशन. परी और पोजीशन इसका मतलब है कि ये आता तो किसी न किसी से पहले है, किसी स्थिति से किसी पोजीशन से पहले ही आता है, लेकिन किससे पहले और क्यों, ये है पढ़ने वाली चीज़. तो प्रीपोजिशन को अगर हम डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होगी ए वर्ड व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. A word placed before a noun एक नाउन या प्रोनाउन से पहले ये रखा जाता है टू शो relation with another noun or pronoun. एक नाउन की स्थिति या एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन दिखाने के लिए एक नाउन से पहले एक वर्ड लगाया जाता है जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं. अब कह जी पोजीशन कैसे, जब रिलेशन दिखा रहा है तो पोजीशन कैसे, कि पोजीशन जो है एक नाउन की रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की, अगर आप पोजीशन की भी बात कर लो, जैसे ये कमरा है एक नाउन है, हम इसके अंदर खड़े हैं दूसरी नाउन है, तो इसके अंदर जो है वो क्या हो गई, हमारी स्थिति हो गई, एक नाउन के रेस्पेक्ट में पोजीशन. तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन होता क्या है, ये रिलेशन होता है पोजीशन ऑफ ए नाउन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए नाउन विद रेस्पेक्ट टू अनदर नाउन. एक दूसरी नाउन के सापेक्ष एक नाउन या प्रोनाउन की जो स्थिति होती है सापेक्ष में, उसको ही वो रिलेशन कहा जाता है. वही रिश्ता एक प्रीपोजिशन दिखाता है कि दो नाउन है तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता है. अगर प्रीपोजिशन नहीं हो तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता. इन केस ऑफ पोजिशन, अगर जब स्थिति की बात आती है वी कैन नॉट फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. आप एक प्रीपोजिशन का उपयोग किए बिना, प्रीपोजिशन का प्रयोग किए बिना एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते जहां पोजीशन की बात हो. जब भी एक वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, उसकी अवस्था की आप बात करते हैं, तो बिना प्रीपोजिशन के आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते. कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए. पेन इज ऑन द टेबल. यहां पे जो ऑन है वो आपको पोजीशन बता रहा है कि टेबल के ऊपर पेन है. कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच. ये प्रीपोजिशन हो गया. कैट कहाँ पे बैठी, कहाँ पे है, बेंच के ऊपर. ये क्या होगी, पोजीशन होगी, बैठी है.
रिश्ता हो गया। कहाँ पर बैठी है? बेंच के ऊपर। यहां से आपको पता चलेगा। अब मान लो इसी तरह से एक और सेंटेंस, वाटर इज इन द बॉटल। पानी है कहाँ? वाटर की पोजीशन क्या है? बोतल के अंदर है। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर से ये मान के चलो कि हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, निकाल देंगे हम प्रीपोजिशन को। पेन इज द टेबल, कैट इज सिटिंग द बेंच, वाटर इज द बोतल। ये आपका क्या बन गया? देखो, पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज द टेबल, कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, कैट इज सिटिंग द बेंच, वाटर इज इन द बोतल, वाटर इज द बोतल। यानी किसी का भी मीनिंग नहीं है ये, जैसे आपके रीजनिंग में सेंटेंस आते हैं ना, उस टाइप का बन गया कि पेन ही मेज है, मेज ही कुर्सी है, इस तरह से आते हैं ना अटरम पटरम वो। यानी पेन ही मेज है, कैट इज सीटिंग द बेंच, बिल्ली बेंच बैठी है। कहाँ बैठी है पता नहीं, ऊपर है, नीचे है, साइड में है। वाटर इज द बोतल, पानी ही बोतल है। सारा का सारा मीनिंग उल्टा पड़ गया बिना प्रीपोजिशन के। ये होता है आपका इंपॉर्टेंस इन प्रीपोजिशंस का। अब प्रीपोजिशंस, ये पोजीशन जो है वो किस किस रेफरेंस में हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है कि पोजीशन हो कितने प्रकार की सकती है। तो देखिए, जब हम पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन किस किस रेफरेंस में हो सकती है, तो देखिए, एक तो आपका पोजीशन हो सकता है मोशन के, मोशन यानी गति। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, गति कर रहा है, मे भी किसी के अंदर गति कर रहा है, किसी के पीछे गति कर रहा है, आगे गति कर रहा है, तो प्रीपोजिशन ऑफ मोशन हो गया। स्पेस हो जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, जगह। कोई एक जगह दूसरी जगह के ऊपर है, इसके पास में है, साइड में है, कहाँ है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाता है, यानी समय से काम पहले होता है, बाद में होता है, समय के दौरान होता है। तो ये जो है इस तरीके से आपके जो प्रीपोजिशंस के प्रकार होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये जो प्रीपोजिशन है ये अलग अलग के कई प्रीपोजिशन तो ऐसे हैं जो इन तीनों के अंदर काम में लिए जाते हैं। मोशन में भी काम आ जाता है, स्पेस में भी काम आ जाता है और टाइम में भी काम आ जाता है। लेकिन उनको यूज करने का तरीका क्या है? आपको कैसे पता चले कि मोशन का केस है तो ऑन यूज हो सकता है, आफ्टर बिफोर कैसे यूज हो सकता है, टाइम के अंदर आपको ये है कि आफ्टर बिफोर कैसे यूज हो सकता है, स्पेस के अंदर ऑन इन कैसे यूज होता है, ये सारी की सारी चीज जो है, फ्रॉम टू कैसे यूज होता है, ये इनके कुछ निश्चित रूल्स होते हैं कि किस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। राइट। अब एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो जाते हैं, जैसे फ्रॉम और टू है, एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हो गए। आप फ्रॉम निकाल के टू लगा दो तो सेंटेंस ही ऑपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो प्रीपोजिशन का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए हम आज की क्लास के अंदर प्रीपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। देखो, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन लिखा गया है कि इससे पहले आता है। जैसे अभी क्योंकि एक कंफ्यूजन आ सकता है कई बार कि यार सर ने कहा था नाउन का बताते हैं, ये तो वर्ब के बाद में आ गया, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कि ये देखिए यहां पे जो लिखा गया है वो बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है, यानी ये जो नाउन है इससे पहले लगा है। इससे पहले क्या है वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, पर अपना जो रिलेशन है वो इसके साथ में आ रहा है।
एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ आप इसकी पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए नाउन विद रिस्पेक्ट टू अनदर नाउन और प्रोनाउन. ओके, सो दैट्स द रीजन वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन while forming sentences in English. And preposition is also an important topic in competitive exams as well as in class 12th in Rajasthan board. This year we are having prepositions and syllabus of class 12th. That's why we have to study it sincerely. So let's see what are the main kinds of prepositions and what are the ways to use prepositions. Let's see. So, if we will talk about prepositions of motion here. Prepositions of motion. First, motion means the preposition which shows the motion of one object with respect to another object. So, define prepositions used to tell motion of an object with respect to another. एक दूसरी नाउन, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके सापेक्ष एक ऑब्जेक्ट का मोशन, गति, मोशन का मतलब गति यानी मूवमेंट. मूवमेंट दर्शाता है, गति दर्शाता है कि कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है, मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है, एक ऑब्जेक्ट से तरफ कर रही है या उससे दूर कर रही है, बाहर कर रही है, अंदर कर रही है. उसके लिए जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो हैं आपके प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन. एंड फर्स्ट वन वी हैव टू स्टडी इज आफ्टर. सबसे पहला प्रीपोजिशन जो हमें पढ़ना है वो है आफ्टर. आफ्टर, आफ्टर का जनरली मतलब क्या होता है? बाद में. लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं तो आफ्टर का मतलब होता है मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट बिहाइंड अनदर. एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे हो रहा है. आफ्टर का मतलब है वन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अनदर. एक ऑब्जेक्ट दूसरे के पीछे पीछे जब होता है तब हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं. किस तरीके से? देखिए, कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस. कैट इज रनिंग आफ्टर. पोजीशन बता रहा है किसकी? कैट की. किसके रेस्पेक्ट में? माउस के. आफ्टर का मतलब क्या हुआ? बाद में यानी पीछे. जब मोशन हो रहा है एक के बाद में दूसरा है, इसका मतलब क्या है? वो उसके पीछे है. तो बिल्ली दौड़ रही है किसके पीछे? चूहे के. मोशन हो गया. नेक्स्ट वन, they are walking one after one या one after another. वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं. कैसे? one after one. देखो, दे क्या है? प्रोनाउन है. वॉकिंग एक के पीछे एक. रिलेशन बता दिया है कि वो हैं सारे सेम कैटेगरी के जो भी हैं, लेकिन एक के पीछे एक चल रहा है. एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं. तो दे आर वॉकिंग वन आफ्टर वन. तो वन आफ्टर का प्रयोग कब करेंगे? आफ्टर का प्रयोग तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट की गति दूसरे के पीछे पीछे होती है. यानी एक को दूसरा फॉलो कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है या उसके पीछे बैठ रहा है, जो भी कर रहा है. मोशन होना जरूरी है, मूवमेंट होना जरूरी है. पुलिस ran आफ्टर द थीफ. पुलिस भागी कहां? द थीफ,
चोर के पीछे भागी। तो आफ्टर का मतलब हुआ पीछे। मोशन के सेंस में आफ्टर का मतलब क्या हुआ? पीछे गति करना। किसी एक ऑब्जेक्ट के पीछे जब दूसरा ऑब्जेक्ट गति करता है तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप? आफ्टर। सेकंड वन जो है मोशन के अंदर अपने पढ़ेंगे वो है फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू एक दूसरे के उल्टे हैं, फ्रॉम और टू। बात यहां सिर्फ मोशन की हो रही है, ये ध्यान रखें, संबंधों की नहीं हो रही है। फिलहाल हम सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट। जब रिलेशंस आएंगे तो उसमें फ्रॉम का कुछ अलग हो सकता है। तो यहां पे हम सिर्फ मूवमेंट की बात करेंगे तो फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन यानी अलग होना, मतलब डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, दूरी बढ़ रही है। मूवमेंट है और इस मूवमेंट के अंदर दूरी बढ़ती जा रही है। जब दो ऑब्जेक्ट्स की दूरी बढ़ती है तो वहां पे फ्रॉम आता है। और टू का मतलब होता है क्लोजनेस, पास में जाना, यानी डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। यहां पे क्या है? दूरी घट रही है। कहां? टू के अंदर। यह है आपका फ्रॉम और टू। फ्रॉम जब एक स्थान से आपकी दूरी लगातार बढ़ती जाती है तो उस स्थान को आप कहेंगे फ्रॉम। और जिस स्थान की ओर आपकी दूरी घटती जाती है, जिस ऑब्जेक्ट की ओर आपकी दूरी घटती जाती है, वहां पे आएगा टू। जैसे आपको यह कहा जाए ही इज कमिंग फ्रॉम उदयपुर, और दूसरा सेंटेंस आपको कह दिया जाए ही इज गोइंग टू उदयपुर। ओके, या उल्टा कर लो, ही इज गोइंग फ्रॉम जयपुर ही इज कमिंग टू उदयपुर। अब इन दोनों के अंदर आप देखोगे कि ही इज कमिंग फ्रॉम किसके पहले? उदयपुर, यानी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आ तो रहा है लेकिन उदयपुर से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, यानी उदयपुर से आ रहा है, इसका उदयपुर से दूर आ रहा है। कंटिन्यूअस, ही इज गोइंग टू उदयपुर। अब गोइंग टू उदयपुर, उदयपुर जा रहा है, इसका मतलब वो मूवमेंट में है और उदयपुर की तरफ उसकी दूरी घटती जा रही है। उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग टुवर्ड उदयपुर। उदयपुर से उस ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी लगातार कम हो रही है, तब वो उदयपुर जा रहा है। ये देखिए, ही इज गोइंग फ्रॉम जयपुर, यहां पे लिख दिया ही इज गोइंग फ्रॉम जयपुर। इसका मतलब वो जयपुर से जा रहा है, यानी जयपुर से दूर जा रहा है। उसका डिस्टेंस जो है जयपुर से कंटिन्यूअस दूर होता चला जाएगा। ही इज कमिंग टू उदयपुर, यानी अब ये जो कहने वाला व्यक्ति है ये कह रहा है वो उदयपुर आ रहा है। तो उदयपुर की तरफ जब उदयपुर टू आ गया ना, तो इसका मतलब है कि उदयपुर की ओर इसका डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअस कम होता जा रहा है। ये आपके फ्रॉम और टू का जो तरीका है यूज करने का, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से मोशन के दौरान आपकी दूरी लगातार बढ़ती है तो उसके लिए आप फ्रॉम कहेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आपका डिस्टेंस घटता है तो टू लिखा जाता है। जैसे माय फादर विल कम टू योर हाउस टुमारो। हालांकि फ्यूचर है, लेकिन कम योर हाउस, मेरे पिताजी तुम्हारे घर आएंगे कब? कल।
आएंगे इसका मतलब है घर की तरफ जो मोशन है, उनकी जो गति है, वो घर की तरफ उनकी दूरी घटेगी। या कहेंगे माई फादर इज कमिंग होम फ्रॉम यूएसए। मेरे पिताजी यूएसए से घर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, घर आ रहे हैं तो जो यूएसए से उनकी डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, यानी यूएसए से वो दूर हो रहे हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से दूर होता है तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे की तरफ गति करेगा तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है आपके दो प्रीपोजिशन। कौन सा, एक हो गया आपका आफ्टर यानी एक के पीछे दूसरा, दूसरे हो गए आपके फ्रॉम और टू। यानी फ्रॉम का मतलब है किसी की तरफ, डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है और घट रहा है। एक कंफ्यूजन आता है कि डिस्टेंस बढ़े या घटे। तो देखिए इसके जिसमें ज़्यादा अक्षर है वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है, जिसमें कम अक्षर है वो डिस्टेंस घटा रहा है। तो इसके बाद में आता है आपका ऑन टू और ऑफ। थर्ड जो है प्रीपोजिशन वो हमारा रहेगा ऑन टू और ऑफ। ये भी आपका मोशन के अंदर जब आप इसका यूज करते हैं ऑन टू और ऑफ का, उस समय आप ऑन टू का मतलब होता है किसी की तरफ आगे बढ़ना। ऑन टू यानी टूवर्ड्स, किसी की तरफ। और ऑफ का जो मतलब है वही है सेपरेशन, अलग होना, किसी चीज से अलग होना। ऑफ जिस चीज से आप जुड़ाव में थे, इन टच थे, लेकिन अलग हो गए। और ऑन टू का मतलब है अभी आप उसके टच में आ गए। जैसे द पैसेंजर स्टेप्ड डाउन द ट्रेन ऑन टू प्लेटफॉर्म। ट्रेन से नीचे कदम रखा है, ऑन टू प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है। प्लेटफॉर्म के ये बंदा टच में आ गया। फ्रूट फेल ऑफ द ट्री ऑन टू माई रूफ। यहां पे देखो दोनों का एक साथ यूज हो गया। फ्रूट फेल ऑफ द ट्री। ऑफ का मतलब है अलग हो गया, कि जिसके टच में था। किसके टच में था? ट्री के। तो ट्री के पहले ये लगा है, यानी ट्री से तो ये अलग हो गया है क्या? फ्रूट। तो फ्रूट का फेल ऑफ किससे हुआ? ट्री से। ऑन टू का किसके टच में आ गया? मेरी छत के, यानी छत के ऊपर गिरा है और पेड़ से अलग होकर के आया है। तो जब किसी चीज से अलग कोई वस्तु होती है तो ऑफ लगता है, और जब किसी के टच में आती है तो क्या होगा? ऑन टू। यानी ऑन टू उसके तरफ गति हो रही है, और ऑफ का मतलब है उससे दूर हट रही है वस्तु। इस तरह से आपके ऑन टू और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑन टू और ऑफ का यूज यही रहता है हमेशा। ऑन टू का मतलब है किसी चीज के तरफ आप बढ़ गए, ऑफ का मतलब है किसी चीज के टच में थे, उससे आप जो है अलग हट करके आ गए। नेक्स्ट वन इज इनटू आउट ऑफ। इनटू और आउट ऑफ। अब इनटू और आउट ऑफ के अंदर क्या होगा? देखिए इन टू और आउट ऑफ, यानी वन ऑब्जेक्ट, इन और टू दोनों है इसमें। इन का मतलब क्या हुआ? अंदर, और टू का मतलब क्या हुआ? तरफ। राइट। ये अगर आपके क्लियर है, ये ऑफ और ये टू, तो इसका मतलब है आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन का मतलब हुआ अंदर, और टू का मतलब क्या हुआ? तरफ। यानी किसी एक वस्तु की तरफ उसके अंदर घुस जाना। जैसे आप कहानी पढ़ते हो, उसमें लिखा जाता है
वाटर गॉड या गॉड ऑफ वाटर डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी नदी के अंदर, एकदम अंदर चला गया है। इन और टू यानी तरफ गया है और अंदर गया है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को भेद करके अंदर जाती है तो क्या हो गया, इनटू, यानी सिर्फ अंदर गई है, पार जाने की तो कहीं जगह नहीं है, क्योंकि नदी के अंदर गया तो नीचे तो पार निकलेगा नहीं। तो इनटू क्या हुआ कि वो उसके अंदर चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप मानते हैं वाटर गॉड केम आउट ऑफ वाटर, यानी मोशन के हमेशा दो ही तरीके होते हैं। मोशन देखो, या तो किसी चीज की तरफ होता है या किसी चीज से दूर होता है। अब बात यह है कि विदिन रह जाता है, अंदर रह जाता है या पार निकल जाता है, वो नेक्स्ट स्टेप की बात है। फिलहाल हम सिर्फ मोशन को तरफ और दूर में पढ़ रहे हैं। तो इन और टू से आपको पता चला कि तरफ, यहां से तरफ का मतलब है इन और टू, यानी अंदर की तरफ गया है, अंदर कूदा है। आउट ऑफ यानी किसी चीज से निकल करके और बाहर आया है। यह होता है आपका इनटू और आउट ऑफ। जैसे बॉय एंटर्ड इनटू द क्राउड, यानी बच्चा जो है वो भीड़ के अंदर घुस गया है। ठीक है, लड़का जो है एंटर्ड, प्रवेश कर गया, कहाँ, इनटू, यानी भीड़ की तरफ गया और भीड़ के बीच में समा गया, अंदर घुस गया। उसी तरह से जब आप आउट ऑफ निकालोगे तो लिखोगे बॉय कैम आउट ऑफ द क्राउड। वही लड़का वापस भीड़ से दूर हो गया, यानी बाहर आया है दूर होते हुए, तो आउट के साथ में आया ऑफ। इस तरह से जब एक वस्तु दूसरी वस्तु अपने से अपेक्षाकृत बड़ी साइज की होगी तभी तो अंदर गति करेगी, कि अंदर जब पूरी गति कर जाती है तो इनटू होता है, और जब बाहर आती है तो आउट ऑफ होता है। ये है आपका इनटू और आउट ऑफ का यूज। इसके बाद में और भी हैं आपके प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, उनके बारे में अपने स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका होगा अक्रॉस और अलोंग। ये है मूवमेंट अक्रॉस और अलोंग, यानी अब आपको मूवमेंट ये तो पता चल गया कि जब मोशन की बात हो रही है तो और कुछ तो हो नहीं सकता, मूवमेंट ही होगा। ठीक है, तो जब मूवमेंट होता है तो अक्रॉस, जैसे नाम जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानता है वो समझ जाएगा कि यहां पे किसी चीज को क्रॉस किया जा रहा है, पार, और यहां पे है अलोंग। अब आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है आपको सेंटेंस किस तरह से आता है। अक्रॉस का मतलब ये जो अभी स्पेस और पोजीशन नहीं है यहाँ पे, अभी हम सिर्फ मोशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोशन का मतलब है गति हो रही है और किसी चीज के पार हो रही है। जैसे ही अलोंग ए लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, तो लंबाई के साथ साथ जो कार्य होता है, लंबाई के साथ साथ जो कार्य होता है उसमें अलोंग लगता है। अक्रॉस यानी चौड़ाई के पार, क्रॉस लगभग ऐसे सेंटेंस के अंदर रोड, नदी, इस तरह के सेंटेंस आया करते हैं जिनकी लंबाई हो और जिनके दोनों तरफ गति की जा सकती है। लिखेंगे ही रैन रोड, ही रैन द रोड। अब क्या कहोगे, सड़क के पार भागा, तो लिखेंगे अक्रॉस। ठीक है, इसी तरह से ही swam across the river, नदी के पार तैर करके गया।
इसी तरह आप ये भी लिखेंगे, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। इनका थोड़ा थोड़ा फर्क समझ लेना कि जब तैरना है तो नदी के पार, क्योंकि अब अलोंग द यानी नदी के बाहर तो आदमी तैर नहीं सकता, साथ साथ तो वो नदी के पार ही तैरेगा, पानी को पार करेगा, तो आक्रोश आता है। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, हाँ सड़क के किनारे किनारे चला जा सकता है। रेन अक्रॉस द रोड, सड़क को भाग करके पार, या ही इज रनिंग अक्रॉस द रोड या अलोंग द रोड। अब ये दोनों ही सही है, इनमें कोई सा भी गलत नहीं है। अगर तो सड़क है ना तो आदमी पार भी भाग सकता है और सड़क के किनारे किनारे भी भाग सकता है ना। लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। ऐसा वर्ड आता नहीं है कि आप दोनों ही भर दोगे तो चल जाएगा। ये आ सकता है, वी आर प्लांटिंग ट्रीज द रोड। अब बताओ अक्रॉस कैसे आ जाएगा भाई? पेड़ लगा रहे हैं तो सड़क के पार थोड़ी लगाए जाते हैं, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको। अलोंग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सड़क के साथ ही पेड़ लगाए जाते हैं, लंबाई के साथ साथ लगाए जा सकते हैं। अक्रॉस रोड के पार नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। इसी तरह से कोई एक और वर्ड आ जाए, दे आर गोइंग रिवर। अब दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं नदी, बैंक, ये शब्द और दे दिया उसने। अब नदी का किनारा हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि नदी के किनारे के पार जाएगा तो कहाँ नदी के अंदर पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अलोंग ही लगेगा। नदी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस ठोक देंगे। दे आर गोइंग अलोंग द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे के ऊपर चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं। क्योंकि नदी को तो पार किया जा सकता है, अगर यहाँ पे सीधा रिवर हो तो आप आक्रोश इस्तेमाल कर सकते हैं कि नदी के पार जा रहे हैं, बंदा जा सकता है। लेकिन जब बैंक आ गया तो किनारे के पार जाएगा तो कहाँ, नदी के अंदर पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अलोंग के साथ साथ में जा रहे हैं। ये है आपका अक्रॉस और अलोंग। इसके बाद में ओवर और अंडर, दोनों में फर्क है। अंडर में मूवमेंट होना जरूरी नहीं है, पर ओवर में मूवमेंट है। ओवर का मतलब क्या है कि ऊपर से जा रही है, बट मूवमेंट जो है वो ऊपर से है। लेकिन मूवमेंट का मतलब ये है कि ऊपर से होने के साथ साथ आक्रोश भी हो गया, यानी एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु को पार भी कर रही है। वाटर इज रनिंग ओवर माई नीज। आदमी पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है पानी मेरे घुटनों से ऊपर बह रहा है, या वाटर इज फ्लोइंग ओवर, रनिंग ओवर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि वाटर तो फ्लो होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बंदा लिख सकता है कि पानी चल रहा है, रनिंग, पानी बह रहा है, फ्लोइंग, वो कोई लोचा नहीं है। पर अपने को करना, ध्यान किस पे देना है, प्रीपोजिशन। ओवर माई नीज, इसका मतलब है घुटनों से ऊपर बह रहा है, और घुटनों से ऊपर बह करके और जहां आप खड़े उसके दूसरी तरफ जा रहा है, वो मूवमेंट के अंदर है। इसी तरह डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, कुत्ते ने छलांग जो लगाई ओवर द टेबल। ओवर द टेबल मतलब अगर कुत्ता छलांग लगाता है, इसका मतलब क्या है कि दूसरी तरफ जाएगा। ही क्रॉस्ड ओवर द वॉल, मतलब क्या हुआ कि ओवर अगर आया है ना तो इसका मतलब क्या है कि बंदा जो है वो दूसरी तरफ पार करके जा
रहा है। आप क्लाइंब ओवर नहीं लिख सकते, अगर चढ़ के ऊपर बैठा है ना आदमी तो ओवर नहीं लिख सकते, आपको फिर ऑन ही लगाना पड़ेगा कि बंदा ऊपर बैठा है, वो पोजीशन हो गई, स्थिर हो गया। यहाँ पे मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, ओवर जब मूवमेंट में आता है, इसका मतलब है आदमी किसी चीज को पार करके उसके ऊपर से दूसरी ओर जा रहा है, तभी ओवर आएगा। अगर चीज दूसरी तरफ नहीं पार हो रही है तो ओवर नहीं आ सकता। नेक्स्ट वन इज अंडर। अंडर का मतलब नीचे से, जैसे ये ओवर है वैसे ही मूवमेंट का मतलब होता है अंडर से। अंडर माई नीज, इन सब के अंदर आप अंडर कर दो, अंडर द टेबल, पर इसमें थोड़ा जंप है इसलिए अंडर आ नहीं सकता, क्योंकि नीचे से कोई आदमी जंप कैसे करेगा। मे बी रनिंग अंडर, इसमें अंडर आप लगा सकते हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अंडर लगा दो, वाटर इज रनिंग अंडर माई नीज, ठीक है। लिखा दो कैट इज वॉकिंग अंडर द बेड, बिल्ली जो है वो कहाँ घूम रही है, बेड के नीचे। बॉल रोल्ड अंडर द अलमीरा, वो लुढ़क के कहाँ चली गई, अलमारी के नीचे। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे गति करती है तो उसके अंदर उनकी पोजीशन को एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट यानी सापेक्ष बताने के लिए अंडर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। नेक्स्ट वन इज थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को भेद करके, जैसे हमने इनटू पढ़ा था कि अंदर घुस जाना, अंदर घुस जाना यानी वहीं पे कहीं ठहर जाना, पार नहीं जा रहा है। लेकिन जब थ्रू आया है ना तो इसका मतलब है एक चीज किसी दूसरी चीज को चीर करके और दूसरी तरफ निकल गई, वो गति में थी, एक चीज में प्रवेश करती है और दूसरी ओर निकल जाती है, वो है थ्रू। जैसे उसी शब्द को हम वापस उठाते हैं, चाइल्ड ran थ्रू द क्राउड। यहां पे आपने ये देखा बच्चा भीड़ के अंदर से भाग गया। थ्रू द क्राउड का मतलब है अब वो आदमी भीड़ को चीर करके और दूसरी तरफ चला गया है, ठीक है। कई कहते हैं, कहीं सर चाइल्ड रेन इनटू द क्राउड था, थ्रू द क्राउड था, हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि थ्रू आएगा या इनटू आएगा? तो मैं कह देता हूँ भाई सूंघ के पता लगा लेना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली आपको ऐसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलता बेसिकली कि जिसमें दो ऑप्शन शूट कर रहे हो, या ऐसे दो ऑप्शन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे कि वो दोनों ही शूट कर रहे हो। तो आपको ये देखना है, आपको ये इस तरीके से दिया जाएगा, चाइल्ड रेन, इसके साथ में फ्रॉम और थ्रू दे दिया। रेन फ्रॉम द क्राउड आ नहीं सकता, थ्रू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की जो प्रीपोजिशन है, थ्रू का मतलब यही होता है एरो पास्ड थ्रू द बॉडी, तीर शरीर के अंदर से पार निकल गया। यानी एक तरफ से एंटर करे और एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरी तरफ जब चीज पार हो जाए तब उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू। ओके, गॉट इट? थ्रू समझ में आया? थ्रू का मतलब है एक तरफ से घुसो और दूसरी तरफ से निकल जाओ। आर पार, आर या पार, ये हो गया आपका थ्रू। अब जो अगला जो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन है मोशन का, वो प्रीपोजिशन है आपका अप और डाउन, यानी गति ऊपर या नीचे हो रही है। एकदम इजी है, अप और डाउन। जैसे स्टैंड, ये कॉमन सेंस की सी बात है भाई। स्टैंड, स्टैंड का मतलब क्या है? खड़ा। खड़ा होगा तो क्या होगा? ऊपर होगा नीचे होगा? स्टैंड डाउन तो हो नहीं सकता, स्टैंड अप ही होगा, ऊपर खड़ा होगा। आदमी बैठा था, खड़ा हुआ तो गति किधर को हुई? ऊपर को। सिट, सिट के साथ हमेशा डाउन लगता है। जब आदमी को ये कहा जाए सिट, सिट का मतलब डाउन। गेट, उठो, किधर को उठोगे? अप, गेट अप। ले, लेटो, जब बंदा लेटेगा तो पोजीशन नीचे जाएगी या ऊपर? नीचे जाएगी, तो डाउन। यानी
कोई भी पोजीशन में जब मूवमेंट होता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर तो अप या डाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर खड़ा हो रहा है तो अप, बैठ रहा है तो नीचे। गेट अप, उठो, उठो यानी बेड से उठेगा तो पोजीशन ऊपर जाएगी। कहा ले डाउन, लेट जाओ तो पोजीशन वापस नीचे जाएगी। यानी तो पोजीशन जब नीचे जाती है तो डाउन उसके साथ में लग जाता है और ऊपर उठती है तो जैसे पुट डाउन, नीचे रखो, टेक अप, ऊपर उठा लो। पुट डाउन, कोई चीज हाथ में रखो, रखोगे तो क्या नीचे, अपने से नीचे रखनी है तो पुट डाउन हो गया। और कहेगा टेक अप, ऊपर उठा लो। पुट अप, पुट अप यानी किसी चीज को उठा के उस दूसरी चीज के ऊपर रखो या ऊपर डालो तो उठाओगे तो पोजीशन ऊपर जा रही है तो पुट अप। ठीक है, इस तरीके से आपका अप और डाउन का जो प्रीपोजिशन है वो काम में लिया जाता है। दे ऑल आर द प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन। सो वी हैव कंप्लीटेड ए पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन एज प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।